नमस्कार दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम लोग एमसीक्यू के थ्रू जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज़ में हम लोगों ने 2 लेक्चर को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है जाकर देखिए, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि साथ आपका जो है कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ क्लियर होता रहे और एग्जाम्स में कुछ अलग भी क्वेश्चन आए तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इन इंडिया में कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उसको देखेंगे। साथ ही साथ जो इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ था, यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन जो हुआ था, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को सुझाव देना हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के थ्रू आप जो है इससे जो है आप ये भी देख सकते हैं कि आपका नॉलेज कितना बढ़ा है वो, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के समय में। तो देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके समय में आया था। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो आया था लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। यहाँ नॉट करेक्टली पूछ रहा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वही नॉट करेक्टली है। लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो आया था, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद सब्सिडी अलायंस हम लोगों ने कल पढ़ा था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था? तो वो लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। और परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया था? वो लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यानी कि सब्सिडी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। अभी हमने पढ़ा था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय परमानेंट सेटलमेंट आया था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय आया था सब्सिडी अलायंस सिस्टम। और जो सर जॉन शोर के समय आया था एंग्लो नेपाल वार। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एंग्लो नेपाल वार जो है किसके समय लड़ा गया था? वो लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में जो है एंग्लो नेपाल वार लड़ा गया था। और थर्ड एंग्लो मराठा वार भी जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही लड़ा गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका आपको याद रखना है, एंग्लो नेपाल वार जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में लड़ा गया था। तो एंग्लो नेपाल वार जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय लड़ा गया था। फर्स्ट एंग्लो नेपाल वार का क्या हुआ था? वो इनकन्क्लूसिव रहा था, यानी कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन सेकेंड एंग्लो नेपाल वार जो लड़ा गया था उसमें क्या हुआ था कि ट्रीटी ऑफ सगौली जो 1815 में साइन हुई थी और उसके साथ ही सेकेंड एंग्लो नेपाल वार जो है वो खत्म हुआ था। और एंग्लो नेपाल वार खत्म होने के बाद जो है कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है एंग्लो नेपाल वॉर जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो वो करेक्टली मैच्ड है। तो सबसे पहले दिया हुआ है लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो के समय में कौन सा क्या हुआ था? तो लॉर्ड एलन बोरो के समय में हुआ था एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ना कि एनेक्सेशन ऑफ अवध। एनेक्सेशन ऑफ अवध किसके समय में हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में एनेक्सेशन ऑफ अवध, लॉर्ड एलन बोरो के समय में एनेक्सेशन ऑफ सिंध, और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये करेक्ट है। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वार है वो अभी हमने पढ़ा था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वार। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लड़ा गया था। ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट जो है वो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें पूछता है कि नॉट करेक्टली, कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में एनेक्सेशन ऑफ सिंध हुआ था, अभी हमने पढ़ा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ था, और किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में चार्टर्ड एक्ट पास किया गया था 1833 का, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर है वो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर किसके समय में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। तो लॉर्ड लाइटन जो है ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वायसरॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज, यानी कि कौन सा वायसरॉय था जिसने एग्रेसिव पॉलिसी जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ रखी थी? वो था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे उनको जो है अफगान के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी
रखने के लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया गया था, और उन्हीं की वजह से जो है सेकेंड एंग्लो अफगान वार भी हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। मास्टरली इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो हो रहा है उसको होने देते हैं, कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं करते हैं, उसको कहते थे मास्टरली इनएक्टिविटी। और मास्टरली इनएक्टिविटी जो है वो जॉन लॉरेंस से रिलेटेड था। यानी कि ये एक्चुअली मास्टरली इनएक्टिविटी अफगानिस्तान एंग्लो अफगान वॉर के समय की है कि अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है उसको भी होने दो, अभी उसमें कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, उसको बोलते थे मास्टरली इनएक्टिविटी। और ये जो रिलेटेड है वो है जॉन लॉरेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। फर्स्ट ब्रिटिश जो सेंसस हुआ था वो किसके समय में हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड मायो के समय में। लॉर्ड मायो के समय में 1872 में फर्स्ट सेंसस जो है ब्रिटिश इंडिया का वो कंडक्ट हुआ था, जबकि रेगुलर सेंसस जो है वो 1881 में कंडक्ट हुआ था। और किसके समय से कंडक्ट हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय से जो है वो कंडक्ट हुआ था। तो कोई अगर पूछे आपसे कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था लॉर्ड मायो के समय में। जबकि कोई पूछे कि रेगुलर सेंसस कब से शुरू हुआ है, तो वो 1881 में हुआ है लॉर्ड रिपन के समय से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसरॉय ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड बाय कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार व्हाइल ही वाज ऑन टूर। यानी कि कौन सा ऐसा वायसरॉय था जिसकी हत्या कर दी गई थी अंडमान एंड निकोबार में प्रिजनर्स के द्वारा जब वो टूर पे था, तो वो था लॉर्ड मायो। और ये पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको मारा गया था इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड मायो का जो है मर्डर कर दिया गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में व्हेन ही वाज, जब वो टहलने के लिए बाहर निकला था तब। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान। यानी कि अब पहले हमने मास्टरली इनएक्टिविटी देखा और फॉरवर्ड पॉलिसी की बात हो रही। तो फॉरवर्ड पॉलिसी कौन था उस समय, तो फॉरवर्ड पॉलिसी किया था लॉर्ड लिटन ने, जिसको बोलते हैं एग्रेसिव पॉलिसी भी बोलते हैं। तो लॉर्ड लिटन ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी अफगानिस्तान के खिलाफ। हु अमंग द फॉलोइंग वायसरॉयज पीरियड द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर बिगेन टू कन्फर टू इंडियन। यानी किस वायसरॉय के समय में राय बहादुर और खान बहादुर नाम का टाइटल जो है इंडियन को मिलना शुरू हुआ था, वो था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने जो है राय बहादुर और खान बहादुर नाम का जो है टाइटल इंडियंस को कन्फर करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 1902 लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर्स हु वर दे। यानी कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने यूनिवर्सिटी कमीशन को जो मंजूरी दी थी उसमें 2 इंडियन को रखा था। उसका क्या नाम था, उसका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरुदास बनर्जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। जबकि जो उसके जो हेड थे वो कौन थे, थॉमस रेले। थॉमस रेले जो थे वो लॉ मेंबर थे और उसी के द्वारा जो है हेड किया गया था यूनिवर्सिटी कमीशन को। और ये कब लागू किया गया था, यूनिवर्सिटी कमीशन कब बना था, 1902 में बना था। हु इस्टेब्लिश्ड इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स। इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स को किसने इस्टेब्लिश किया गया, किसने इस्टेब्लिश किया था, तो वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किस चीज से रिलेटेड था, तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश जज होते थे वो ब्रिटिशर्स को ट्राई करते थे, और जो ब्रिटिश जज के पास जो पावर था वो इंडियन को भी ट्राई करने का पावर था, और वो ब्रिटिशर्स के पास ब्रिटिशर्स को भी ट्रायल करने का पावर उनके पास था। लेकिन जब लॉर्ड रिपन का समय आया तो उन्होंने एक इल्बर्ट बिल पास किया, जिसमें क्या होता था, जिसमें जो इंडियन जजेस थे उनको भी ये पावर दे दिया गया कि आप जो है ब्रिटिशर्स को ट्राई कर सकते हैं। तो इस पर जो है ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी और इसे ही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहा जाता है। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या हुआ, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस इम्पोज्ड ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट अबाउट द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। यानी कि यूरोपियंस को ट्राई करने का पावर जो इंडियन जजेस को दे दिया गया था, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था वही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बना था। The first Factory Act for restricting the working hours of women and children and authorizing local government to make necessary rules was adopted during whose
टाइम। यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री बिल किसके समय में आया था? तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्ट्री बिल जो है 1881 में आया था और वो आया था लॉर्ड रिपन के समय में। इसमें क्या किया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, क्योंकि इसमें 7 साल से कम के बच्चों को काम करने से पहली बार रोका गया था और साथ ही जो 12 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं, 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनको बोला गया था कि आप 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको 4 दिन का ऑफ भी महीने में मिलना शुरू हो गया था, यानी कि 4 संडेज को ऑफ मिलना शुरू हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow workers to form trade unions। अभी हमने पढ़ा कि 1881 का फैक्ट्रीज एक्ट क्या हुआ था, वो तो 7 साल के कम के बच्चों को इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में काम करने के लिए मना कर दिया था और साथ ही साथ जो 12 साल से कम के बच्चे थे उनके लिए वर्किंग आवर फिक्स किया गया था, साथ ही साथ जो है मंथली लीव भी मिलना शुरू हुआ था। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। दूसरा, एन.एम. लोखंडे वाज अ पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एन.एम. लोखंडे जो है उनको पायनियर माना जाता है लेबर मूवमेंट ऑफ इंडिया में, यानी कि जो लेबर के वेलफेयर के लिए जो काम करना शुरू किया था उसमें जो है एन.एम. लोखंडे का बहुत बड़ा हाथ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आता है लॉर्ड क्लाइव। तो क्लाइव के समय में क्या हुआ था? कल हमने पढ़ा था ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो है वो क्लाइव के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में क्या हुआ था? तो इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। मैकॉले कमीशन की स्थापना हुई थी। लॉर्ड मैकॉले को जो लॉ के एक मेंबर थे उनके द्वारा जो है इंग्लिश जो है इम्पोज किया गया था इंडियंस के ऊपर। और मैकॉले क्या चाहता था? मैकॉले चाहता था कि जो इंडियंस हो वो ब्लड और कलर में तो इंडियंस हो, लेकिन जो है एक्चुअल में वो जो है इंग्लिश बन जाए, इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ब्रिटिशर्स का हाथ बढ़ाए, इसको बोलते थे। उसके बाद होता था चार्ल्स मेटकैफे। चार्ल्स मेटकैफे को प्रेस रिस्ट्रिक्शन रिमूवल के लिए माना जाता है, यानी कि जो इसे बोलते हैं फादर ऑफ प्रेस। तो ये है चार्ल्स मेटकैफे। और जो कर्जन है, कर्जन के समय पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सी, डी, ए और बी। सी, डी, ए और बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी को किस लिए माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए, कल हमने पढ़ा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी कि डी, ए, बी, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय प्रोहिबिशन ऑफ सती। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज प्रॉपरली मैच्ड? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपरली मैच्ड है, इसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये स्टेटमेंट गलत था। रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आया था? तो वो आया था वार्डन हेस्टिंग के समय में। दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय क्या आया था? परमानेंट सेटलमेंट आया था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली के अभी हमने डिस्कस किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में क्या आया था? सब्सिडियरी अलायंस आया था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके समय में आया था। लॉर्ड एलन बोरो के समय में एक्सेशन ऑफ सिंध आया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और लॉर्ड डलहौजी फर्स्ट अफगान वार किसके समय में हुआ था? हमने पहले डिस्कस किया है, ये हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। किसके समय हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में फर्स्ट अफगान वार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है। तो हेक्टर मुनरो के समय में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में एंग्लो नेपाल वार हुआ था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि थर्ड एंग्लो मराठा वार किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय में। वारेन हेस्टिंग के समय में थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था, याद रखना है आपको। थर्ड एंग्लो मराठा वार किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय में एंग्लो नेपाल वार भी हुआ था। Who is called the father of Indian archaeology? इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? वो कहा था अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास किया? तो एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पास किया गया था? वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में जो है 1904 में एंशियंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट जो है वो पास किया गया था, ताकि जो है जहाँ जो एंशियंट मोन्यूमेंट्स जहाँ जहाँ पे है उसका एक्सप्लॉयटेशन जो है कम हो, उसके अगल बगल में घर वगैरह जो है कम बने, और साथ ही साथ जो एक्सकवेशन वगैरह का जो काम होता है वो वहाँ पर ज़्यादा ना हो। इसलिए जो है लॉर्ड कर्जन ने एंशियंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट को पास किया था। एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टेन्योर एज वायसरॉय वाज, यानी कि लॉर्ड डफरिन जब वायसरॉय था उस समय क्या हुआ था? तो उसमें इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम हुआ था वो हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और लॉर्ड डफरिन ने जो है इंडियन कांग्रेस के बारे में क्या बोला था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, कि यह एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, इसमें यानी कि इसमें जो है ज़्यादा लोग इसमें अटैच नहीं होंगे और इससे जो है ब्रिटिशर्स को कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए उसने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी भी कहा था। Who compared कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब? किसने कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब से रिलेट किया था? तो वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने लॉर्ड कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर किया था। Consider the following viceroys of India during the British rule. Which one of the following is the correct chronological order of his tenure? यानी कि इन सब वायसरॉयज को टेन्योर के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आया था लॉर्ड कर्जन। ये कब आए थे? 1899 से 1905 में आए थे ये। उसके बाद कौन आया? उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग। इनके समय में क्या हुआ था? जो कैपिटल था वो कलकत्ता से दिल्ली आया था 1911 में। उसके बाद आए थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। इनके समय में क्या हुआ था? तो जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है 1919 का वो आया था, और उसके बाद आया था लॉर्ड इरविन 1926 से लेके 1931 तक। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले कौन आया? लॉर्ड कर्जन सबसे पहले एक आया। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद आया लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद आया लॉर्ड इरविन। 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। The Muslims, if contented and satisfied, would become the greatest bulwark of British power in India. Who wrote it? यानी किसने लिखा था कि अगर मुस्लिम अगर कंटेंटेड और सेटिस्फाइड रहेगा तो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा हो जाएगा? वो लिखा था W.W. हंटर ने। W.W. हंटर ने अपने बुक जो है द इंडियन मुसलमान्स उसमें ये बात लिखी थी कि अगर मुस्लिम्स कंटेंटेड और सेटिस्फाइड रहेंगे तो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। Which of the following governor general used the सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज टू कॉन्कर मुस्लिम्स एंड मेक देम अगेंस्ट कांग्रेस? यानी किसने जो है एक तरह से ये बात हो रही है कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के बारे में, जिसमें जो है मुसलमान को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये मॉर्ले मिंटो के बारे में बात है। लॉर्ड मिंटो ने जो है वो मुस्लिम्स और हिंदू को अलग करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दे दिया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंतर्गत। Who among the following was the only Jewish viceroy of India? कौन सा ऐसा वायसरॉय था जो जीव था? तो वो था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो था वो ओनली जीविश वायसरॉय था जो इंडिया पे आया था इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा स्टेटमेंट जो कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी ने लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसने लाया था? ये लाया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन के समय में वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और इल्बर्ट बिल किसके समय आया था? हमने डिस्कस किया अभी, लॉर्ड रिपन के समय आया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? लॉर्ड लिटन के समय आया था, जिसको गैगिंग एक्ट भी बोलते थे, यानी कि प्रेस का मुंह बंद करवा दो, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी आर्टिकल्स वगैरह जो है वो ना लिखे, जिससे जो है नेशनल सेंटीमेंट ना भर के, इसलिए जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्टली मैच नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है सप्रेशन ऑफ ठगी, तो ये हुआ था विलियम बेंटिक के समय में। कैप्टन सलीमैन को भेजा था विलियम बेंटिक ने सप्रेशन करने के लिए ठगी का। दूसरा इल्बर्ट बिल अभी हमने पढ़ा रिपन के समय में हुआ था। रिंग फेंस पॉलिसी जो है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? अभी हमने पढ़ा लॉर्ड लिटन के समय आया था 1878 ईस्वी में।
द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी कि जो ट्रांसफर हुआ था कैपिटल का कलकत्ता से दिल्ली में, वो कब हुआ था? तो वो किसके समय में हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। उस समय किंग जॉर्ज V जो थे और क्वीन मैरी, उनको जो है ग्रैंड दरबार में बुलाया गया था 1911 में, और साथ ही साथ उस समय जो है जो कैपिटल था वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया और बंगाल के पार्टीशन को भी रद्द किया गया था 1911 में। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखते हैं क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके समय आया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था डलहौजी के समय में। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल कौन आया था? क्लाइव। और सोशल रिफॉर्म्स जो है बेल्टिक, यानी कि 3124 इज द करेक्ट आंसर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल क्लाइव, और सोशल रिफॉर्म जो है वो बेल्टिक के समय आया था। With reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of drain of wealth from India. Which of the following funds constituted home charges? यानी कि होम चार्जेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। होम चार्जेस के बारे में डिस्कशन किसने शुरू किया था? तो वो दादा भाई नौरोजी ने किया था अपने एक बुक में जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसी में उन्होंने होम चार्जेस के बारे में बताया था। तो होम चार्जेस क्या था? फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो लंदन में जो ऑफिस था उसके लिए जो ब्रिटिशर्स यहाँ से धन ले जाते थे वो होम चार्जेस का हिस्सा था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज्ड इन इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में राज करके जाते थे और उनका जो पेंशन जो है वो इंडिया के खजाने से जाता था, ये भी होम चार्जेस में इंक्लूडेड था। फंड्स यूज्ड फॉर वेजिंग वार्स आउटसाइड इंडिया में ब्रिटिश, इसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने कुछ भी नहीं कहा था, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो होम चार्जेस जो है वो किस किस चीज़ से कंसिस्ट करते थे? तो पहला परचेज ऑफ मिलिट्री और स्टोर्स, मिलिट्री के लिए जो सामान खरीदा जाता था उसको होम चार्जेस कहा जाता था। एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट, इंडिया के ऑफिस के लिए जो खर्च आता था उनको भी होम चार्ज में रखा गया था। जो डेट पर जो इंटरेस्ट लगता था उनको भी होम चार्ज में रखा था। रेलवे कैपिटल पर जो इंटरेस्ट दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको भी होम चार्जेस में रखा था। और नॉन इफेक्टिव चार्जेज ऑन आर्मी जो है उसको भी रखा था होम चार्जेस में। साथ ही साथ अभी हमने डिस्कस किया जो पेंशन वगैरह जो जाता था ब्रिटिशर्स के लिए वो भी होम चार्जेस में इंक्लूडेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी वाज, यानी कि कौन कौन सा सामान जो था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल से एक्सपोर्ट करती थी? वो करती थी कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपीएम। कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपीएम जो है वो एक्सपोर्ट करती थी बंगाल से। द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू, इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब क्या था? तो स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। होता क्या था उस समय, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इंडियन एक्सपोर्ट करते थे उस पर जो है टैक्स ज़्यादा लगाया जाता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाया जाता था। जबकि जो फिनिश्ड गुड्स जो ब्रिटिशर्स के यहाँ से इंडिया में आता था उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम लगाया जाता था। इसी को इंपीरियल प्रेफरेंस बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ, यानी कि कोई इंडिया में इंडस्ट्री जो है डेवलप नहीं हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण ये था कि जितने भी इंडिया के जो अमीर आदमी थे उनको लगा दिया गया कि आप जो है ज़मीन में इन्वेस्ट करो, ज़मीन खरीदो और ज़मीन बेचो, इसलिए जो है जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया में नहीं बढ़ सकी। इसलिए जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल का इंडिया पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा? तो वो हो गया था कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। पहले तो इंडियन एग्रीकल्चर जो होता था उसमें जो है वो व्हीट, राइस ये सब उपजाया जाता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उसका जो है कमर्शियलाइजेशन हो गया, यानी कि जो कैश क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा उपजाने लगे और उसको जो है जैसे कॉटन हो गया, और कॉटन को जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बना के और इंडिया में दोबारा इंपोर्ट कर देते थे। इसलिए जो है इंडियन एग्रीकल्चर का जो है कमर्शियलाइजेशन कर दिया ब्रिटिशर्स ने। साथ ही ओपीएम और इंडिगो जैसे जो कैश क्रॉप्स होते थे उसको उगाने पर जो ज़्यादा ध्यान देने लगे ब्रिटिशर्स, इसलिए जो है इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो गया। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा इंडिया पर। तो वो ये हुआ कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो रूंड हो गया, क्योंकि जो लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट में काम करते थे वो हाथ से सामान बनाते थे। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में आ गया तो उससे क्या हुआ कि जो भी सामान बनने लगा हैंडीक्राफ्ट का वो जो है मशीन के थ्रू बनना शुरू हो गया। तो इंडिया में जो है हैंडीक्राफ्ट का जो पोजीशन जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि जो फिनिश्ड गुड्स जो वहाँ से आता था ब्रिटेन से वो उसने जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट को रिप्लेस कर दिया। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी हमने देखा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो तो इंट्रोड्यूस तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, लेकिन किसके साथ वो किया जाता था? तो वो किया जाता था लैंडलॉर्ड्स के साथ। लैंडलॉर्ड्स के साथ जो है वो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू द फार्मर विच वाज नॉट इशूड बाय मेनी ऑफ द जमींदार्स, द रीजन वाज। यानी कि 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट जो लागू हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जमींदार जो है वो फार्मर्स को पट्टा इशू करेंगे, लेकिन जो पट्टा जो था वो इशू नहीं किया जाता था। इसके प्रति क्या कारण था? तो इसका मेन कारण ये था कि जमींदार्स पे कोई चेक्स नहीं था। जमींदार्स को जो थे उस समय के वो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो है ज़्यादा बढ़ गया था उस समय में। यानी कि लैंडलॉर्ड क्या करते थे, सिर्फ जो है 10/1 जितना रेवेन्यू आता था उसका 10/11 हिस्सा जो है वो इंग्लिश को ब्रिटिशर्स को दे देते थे और 1/11 जो है अपने पास रख लेते थे, और वो गांव छोड़कर कहीं और जाके शहर में जाके बस जाते थे, जिसको एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म भी कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक ऑफ ऑन द जमींदार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रैयतवारी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन। यानी कि रैयतवारी सिस्टम जो है इंग्लिश ने कहाँ पर लॉन्च किया था? तो सबसे पहले किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। और रैयतवारी सिस्टम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा ये शुरू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। विद रेफरेंस टू रैयतवारी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी रैयतवारी सेटलमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें लैंडलॉर्ड के द्वारा रेंट पे किया जाता था। यानी कि लैंडलॉर्ड जो है वो फार्मर्स से सामान लेते थे, रेंट लेते थे और वो पे करते थे ब्रिटिशर्स को। लेकिन इसमें क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि डायरेक्ट पीजेंट से जो है वो रेंट वसूलना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रॉयट्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके एवज में गवर्नमेंट जो क्या करती थी, उनको पट्टास दे दिया करती थी। द लैंड्स वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड। यानी कि उस समय जो क्या करता था कि लैंड को जो है देखा जाता था कि इस पर कितना उपजाऊ है नहीं है, उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता था। यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। औरंग, औरंग किसको बोला जाता था? तो औरंग एक तरह से वेयर हाउस होता था जहां सामान रखा जाता था। तो ये स्टेटमेंट जो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट नहीं, ये औरंग होता था, एक वेयर हाउस होता था जहां सामान को रखा जाता था। दूसरा है बनिया, इंडियन एजेंट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये स्टेटमेंट सही है। जो इंडियन एजेंट होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको बनिया कहा जाता था। और तीसरा था मिरासीदार, ये होते थे रेवेन्यू पेयर ऑफ स्टेट। रेवेन्यू पेयर ऑफ स्टेट जो होते थे उनको मिरासीदार कहा जाता था। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन असम एस्टेब्लिश्ड। असम में फर्स्ट टी कंपनी जो है कब एस्टेब्लिश की गई थी? तो वो की गई थी 1839 में। 1839 में फर्स्ट कंपनी जो है असम में एस्टेब्लिश की गई थी चाय की। Which one of the following statements correctly defines the term drain theory as propounded by दादा भाई नौरोजी? अभी हमने डिस्कस किया था ड्रेन थ्योरी के बारे में, तो ड्रेन थ्योरी के बारे में ये स्टेटमेंट है। तो ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या था कि इंडियन का जो धन है वो ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिशर्स जो है अपने काम पे खर्च कर रहे हैं, उसको बोलते थे ड्रेन थ्योरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गॉट नो मटेरियल रिटर्न्स। यानी कि
जो इंडियंस का पैसा ब्रिटिशर्स जो है वो अपने गवर्नर जनरल्स या फिर सिपाहियों पे खर्च करते थे, जिसका इंडियंस को कोई फायदा नहीं मिलता था, उसको बोले थे ड्रेन थ्योरी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। With reference to de-industrialization, which of the following statement is correct? De-industrialization के बारे में बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दिस प्रोसेस स्टार्टेड इन 1813, बिल्कुल करेक्ट है। 1813 का जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था, उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस पर जो है टी की मोनोपोली छोड़ के और ट्रेड विद चाइना इन सब बाकी सब जो है बंद कर दिया गया था और उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। उसी समय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। दूसरा कहता है एबोलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रेवेटेड द प्रोसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो उनका जो मोनोपोली ट्रेड राइट्स था इंडिया के साथ उसको खत्म कर दिया गया था, सिवाय चाय, ओपीएम और ट्रेड विद चाइना के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, यानी कॉलोनियलिज्म के इकोनॉमिक क्रिटिक्स कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, ये तीन के तीनों जो थे वो कॉलोनियलिज्म के बारे में लिखते ही रहते थे। और साथ ही साथ पृथ्वी चंद्र राय वगैरह भी थे, जी.बी. जोशी, इन सब का भी नाम आता है क्रिटिक्स में। Who among the following leaders did not believe in the drain theory of दादा भाई नौरोजी? कौन सा लीडर था वो ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था दादा भाई नौरोजी के? वो था सर सैयद अहमद खान, क्योंकि सैयद अहमद खान को ऐसा लगता था कि मुस्लिम्स जो है वो काफ़ी पिछड़े हैं और इनको अगर आगे बढ़ाना है तो हमें ब्रिटिशर्स का साथ देना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो है दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी के खिलाफ थे। Who authored the book Poverty and the Un-British Rule in India? पोवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? हमने डिस्कस किया अभी, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। Consider the following statement. The most effective contribution made by Dada Bhai Nauroji to the cause of Indian national movement was that दादा भाई नौरोजी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। Exposed the economic exploitation of India by British, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो इन्होंने कहा ही था। दूसरा, इंटरप्रिटेड द एंशिएंट टेक्स्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एंशिएंट टेक्स्ट को उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया था, ना ही उसका कोई जो है इंटरप्रिटेशन किया था। स्ट्रेस द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल सोशल एविल्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि उन्होंने जो सोशल एविल्स जो प्रेजेंट था उसके बारे में वो कोई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के सदस्य नहीं थे। इसलिए जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में उन्होंने लिखा था, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कंसीडर्ड दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिस्गस्टिंग इन इंडिया? किसने बोला था कि ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो डिस्गस्टिंग है? वो बोला था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी कि ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो डिस्गस्टिंग है इंडिया में। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से उसे डिस्कस किया। कल हम लोग जो है जो 1857 का रिवोल्ट है उससे जितने भी क्वेश्चन निकल के आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।